कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का ये भाग शुरू करते हैं। सुबह सुरभि अपने घर से निकलने में डर रही थी। उसे पता था रंजन आज फिर कोई नया ड्रामा करने चौक पर खड़ा होगा। मोहन दोनों बच्चों को लेकर के स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस निकल गया था। वो 5 मिनट से दरवाजे पर खड़ी हिम्मत बांध रही थी। आज तुझे लेट नहीं हो रहा है? जा, यहाँ क्या तुझे गाड़ी लेने आएगी? रूपा उसे खड़ी देख करके मुंह चमकाते हुए बोली थी। ओ भाभी, वहाँ रंजन होगा। आप जरा रोड पार करके ऑटो पकड़ाने तक साथ चलिए ना। उसे भी आपको देख करके लगेगा कि मेरे साथ भाभी हैं तो भाग जाएगा। वो घबराते हुए खुशामद करने लगी थी। मैं कहीं नहीं जाने वाली, मेरा सीरियल आ रहा है। तू जा, मैं दरवाजा बंद करके चैन से देखूंगी। उसके पास आ करके वो उसे भगाने वाले अंदाज में बोली थी। सुरभि बेबस हो करके बाहर निकल गई। वो चारों तरफ देखते हुए रोड पार करके चौक पर ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी उसे रंजन सामने से दांत निपोड़ता आता नजर आया। उसके साथ उसके चारों पंटर दोस्त भी थे, हंसते चले आ रहे थे। सुरभि का दिल थरथरा उठा था। अपने हाथों में आने वाले पसीनों को कुर्ती के किनारे से उसने पूछा था। उसे बेहद घबराहट होने लगी थी। सुरभि, खुद पर भरोसा रख, तुझे इस गुंडे के आगे हारना नहीं है। वो खुद को ही समझा रही थी। ए सुर, आज तो तू गजब की सुंदर लग रही है। ये पीला रंग तो तुझ पर सोने की तरह खिल रहा है। ये रंग तू हमेशा पहना कर। सामने आ करके वो हंस करके बहसीपन में घूरता बोला था। सुरभि का दिल किया कि उसे फिर से एक थप्पड़ लगा दे, पर वो उसे इग्नोर करती ऑटो को हाथ देने लगी थी। देख सुरभि, तेरे ये नखरे मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। वो सुरभि की बेरुखी से तप करके बोला था। सुरभि ने उसकी तरफ जलती आंखों से देखा, पर वो हंस करके पास आया और बोला, चल छोड़, ये नखरे तुझ पे बहुत जचता है। ये ले, मैंने तेरे लिए अपने प्यार की पहली निशानी लाया हूँ। ये जरा पहन करके दिखा तो। रंजन पॉकेट से एक जोड़ी पायल निकाल करके उसकी तरफ बढ़ा रहा था। सुरभि, चलो अंदर बैठो। दारसिल, जो बहुत देर से कुछ दूरी पर गाड़ी रोके शीशे से सब कुछ देख रहा था, गुस्से से गाड़ी उसके पास ला करके फ्रंट दरवाजा खोलते हुए बोला, आज से उसके ड्राइवर को मना कर दिया जाता। आज से उसने ड्राइवर को मना कर दिया था और खुद ही गाड़ी चला करके आया था। उसे पूरी रात चैन से नींद भी नहीं आई थी। उसे रंजन के बर्ताव पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने रात में ही तय कर लिया था कि आज से वो सुरभि को अपने ही साथ ले करके जाया आया करेगा। जी जी सर। उसे तो मानो जलते मरुस्थल में पानी का ताल मिल गया था। वो तेजी से भागी और गाड़ी के दूसरे साइड से अंदर बैठ गई। दारसिल ने गाड़ी आगे बढ़ा दिया था। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि रंजन को कुछ समझ ही नहीं आया था। वो मूर्खों की तरह गाड़ी को दूर तक जाता देख रहा था। भाई, भाभी को तो वो हीरो ले गया, नत्थू ने रंजन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। सुरभि का हीरो वो नहीं, मैं हूँ, समझा? और आगे से ऐसा फिर कभी मत बोलना तू, नहीं तो तेरे सारे जबड़े सरका दूंगा। उसका हाथ झटकते हुए रंजन गुस्से से बोला था। नत्थू डर करके पीछे हट गया था। पर भाई, भाभी ने तो पायल भी नहीं लिया ना, नागर ने गिरे हुए पायल को उठा करके कहा था। सुरभि तब तेजी से भागी थी तो रंजन को लगा कि वो पायल लेने वाली है, इसलिए उसने अपने हाथों से उसके सामने छोड़ दिया था, तो वो ले नहीं, पायल नीचे गिर गई थी। अब वो गुस्से से खौल रहा था। रंजन ने पायल को नागर से ले करके अपने पॉकेट में डाला था। अब बहुत हुआ, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इस सुरभि को मेरे प्यार की भाषा समझ नहीं आ रही है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो बोतल को गर्म कर लेना चाहिए। उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? इस बार वो कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला था। भाई, भाभी को किडनैप कर लेते हैं, सुरेश ने उसकी हंसी से उत्साहित होकर के आइडिया दिया था। नहीं रे, आज बहुत बड़ा काम करेगा मैं। तुम लोग बस शाम को इंतजार करो, अभी चल।
कोई मस्त सी फिल्म देखते हैं, उसके बाद मार्केट जाना है तुम सबको मेरे साथ, मेरी शादी के शगुन के लिए खरीदारी करने। वो हंस करके महेश के कंधे पर हाथ रखता है, जो कुछ सोच रहा था। तूने कुछ आइडिया नहीं दिया रे? क्या तुझे तेरी भाभी पसंद नहीं है? भाई ऐसी बात नहीं है, मैं सोच रहा था कि इस दार्सिल चौधरी की हिम्मत तो देखो, कैसे भाभी को तुम्हारे सामने से ले करके चला गया। इसका कुछ इलाज करना होगा, वो गंभीर होकर के बोल रहा था। रंजन हंसा था। उसके बाकी के तीनों पंटर भी महेश की हाँ में हाँ मिला रहे थे। तुम लोग टेंशन मत लो, आज शाम में बात बन जाएगी। जब सुरभि से मेरी शादी हो जाएगी तो इस दार्सिल चौधरी की हिम्मत यहाँ आने की बिल्कुल भी नहीं होगी। अब चल 12 से 3 का शो देखते हैं। पांचों ने एक ऑटो रुकवाई थी और हाल की तरफ चल पड़े थे। कौन है वो? ऑफिस के अंदर आने तक वो अपने गुस्से को जब्त करके आया था। अपनी सीट पर बैठते ही उसने उसे अपने सामने बैठने का इशारा किया था। सुरभि सर झुकाए चुप हो करके कुछ सोचने लगी थी। तभी ये सवाल सामने से आया था। कौन सर? वो हड़बड़ा करके बोली, वही जो रोज तुम्हारी इंसल्ट करता है, आज भी तो वही कर रहा था ना? वो फटते हुए बोला था। सुरभि चुप रही। वो रंजन के बारे में दार्सिल को कुछ नहीं बताना चाहती थी। सर, वो मेरा पर्सनल मैटर है, आज कौन सा काम करना है बता दीजिए। वो उठ करके खड़ी हुई थी। मिस सुरभि दास, चुपचाप बैठ जाइए। जोरदार आवाज सुन करके घबराती वो फिर बैठ गई थी। जब तक आप उस गुंडे के बारे में बताइएगा नहीं तब तक यहीं बैठी रहिएगा। सुरभि कातर दृष्टि से दार्सिल को देखने लगी थी, पर वो तो अपने लैपटॉप में यूं मगन हो गया जैसे सामने कोई हो ही नहीं। सुरभि बैठी रही। उसे दार्सिल पर बेहद गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं सकते थे। उससे कुछ बोलने का मतलब था कि जोरदार डांट सुनना। विशाल, 2 कप कॉफी दे जाना। लगभग आधे घंटे हो चुके थे तो दार्सिल ने वार्ड बॉय को इंटरकॉम पर बुलाते हुए कहा था, सर, वो आपके ही मोहल्ले का नामी गुंडा है। काफी पीने के बाद सुरभि हिचकते हुए बोली थी। वो दार्सिल की सर्द निगाहों की मार से हार मान गई थी और बताने लगी थी। उसने अपनी नजरें लैपटॉप से उठा करके सुरभि पर जमा ली थी। वो मुझे बचपन से ही स्कूल आते जाते देखा करता था। जब तक मेरे पापा रहे रोज मेरी परछाई बन करके हर जगह साथ जाते थे, पर उनके स्वर्गवासी होने के बाद वो खुल करके मेरे सामने आ गया था। मैं जिस दिन पहली बार आपके घर गई थी उसी दिन मुझे पता चला कि वो आपके ही मोहल्ले में रहता है। तुमने अपने भैया से उसकी शिकायत नहीं की? खुद पर काबू रखते हुए दार्सिल बोला था। अब सुरभि क्या जवाब दे? उसके लिए तो दोनों तरफ शेर का दरवाजा खुला था। बोलो सुरभि, तुमने अपने भैया को ये प्रॉब्लम नहीं बताई, इसका क्या मतलब निकालूं मैं? इससे तो साफ जाहिर है कि तुम भी उसे पसंद करती हो। कहाँ तुम और कहाँ वो थर्ड क्लास आदमी? वो आंखें तरेरते हुए बोला था। सुरभि शर्म से गड़ गई थी। उसका दिमाग बंद होने लगा था, पर उसे दार्सिल की सोच पर गुस्सा भी बहुत आ गया था। वो चिल्ला पड़ी थी, अपनी तरफ से कुछ भी अंदाजे मत लगा लीजिएगा सर। हर चीज आपके हिसाब से तय नहीं होती है। मेरी मंगनी पापा करके गए हैं, पर भैया की शर्त है कि मैं उन्हें 2 साल तक कमा करके दूं और उनका सारा कर्ज समाप्त होने पर ही शादी करूं। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं उस गुंडे को पसंद करूंगी? मेरी मंगनी सोमित जी से हो चुकी है और वो एक अच्छे इंसान हैं। इसी शहर के एक अच्छी कंपनी में चार्टेड अकाउंटेंट हैं। सुरभि बेहद नाराज होते हुए रुधे स्वर में बोली और उठ करके खड़ी हो गई थी। अपने कमरे में जा रही हूँ मैं, कोई काम हो तो बुला लीजिएगा। दार्सिल तो बुत बना रह गया था, इसलिए नहीं कि सुरभि ने उससे चिल्ला करके बात किया, बल्कि ये सुन करके कि उसकी मंगनी हो चुकी है। अभी अभी तो उसके दिल ने सुरभि के साथ चलने के सपने संजोने शुरू किए थे। अभी अभी ही वो तो जीना सीखने लगा था। अभी ही तो उसके दुख से घिरे जीवन में खुशियों की फुहारें पड़ने लगी थी, पर सपनों की तैयार होती बिसात पर सारे अरमान चकनाचूर हो चले थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये क्या कह गई सुरभि? उसकी मंगनी हो चुकी है, यानी अब वो मेरी नहीं बन सकती है। मैं
मैं तो 1-2 दिन में उसे प्रपोज करने वाला था, पर क्या मेरी खुशियों की बस्ती मात्र इतने ही दिनों के लिए सजी थी। वो बोलता फूट फूट करके रो दिया था। उसका सीना दुख से फटा जा रहा था। बहुत देर तक वो रोता रहा था। मैं आई कमिन सर। आकाश अंदर आने के लिए गेट नॉक कर रहा था। आओ आकाश, मैं जरा वॉशरूम से आता हूँ, बोल करके वो साइड में बने वॉशरूम में घुस गया था। ये आज सर को क्या हुआ है? इनकी आंखें तो बहुत लाल हो गई हैं, मानो बहुत देर से रो रहे हों। आकाश उसकी भीगी और लाल आंखों को देख करके मन में सोचने लगा था। वो वॉशरूम से चेहरा धो करके आया था। कल सारी रात अच्छे से सो नहीं पाया था, इसलिए आंखें लाल हो गई। आकाश के बार बार देखने पर वो समझ गया था, तो उसे सफाई देने की गरज से बोला था, जी सर, ऐसा हो जाता है कभी कभी। वो हंसा और अपने पास रखी फाइल उसकी तरफ सरका दी थी। ये लीजिए सर, कल की रिपोर्ट तैयार है। दार्सिल ने उसे पलट करके देखा था। ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम जाओ। आकाश मन ही मन खीज उठा था। वो बिना किसी रिमार्क के उसे भगा रहा था। ओके सर, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। वो चला गया था। उसके जाने के बाद दार्सिल काफी देर तक सुरभि के बारे में सोचता रहा। तो कल जिस सोमित से वो बात कर रही थी वो उसका मंगेतर था, और मैं समझा कोई रिश्तेदार होगा। चलो कोई बात नहीं, उसके पापा का तय किया रिश्ता है, अच्छा ही होगा। और सुरभि भी तो खुश है, क्योंकि वो फोन पर भी हंस हंस करके बातें कर रही थी। वो खुद को टूटे मन से बहला रहा था। वो जिसके साथ रहे पर खुश रहे। उसने शर्मा जी और सुरभि दोनों को बुलाया था। सुरभि, ये फाइल लो और 7 बजे तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। शर्मा जी, आप मेरे साथ रेहाना ग्रुप्स मिल्स चलिए। दोनों से बोलता वो अपना कोट लिए बाहर निकला था। सुरभि अपने कमरे में चली गई थी। आज दार्सिल की बातों से वो बहुत आहत हो गई थी। उसे रह रह करके उस पर गुस्सा आ रहा था। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कहने की कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ। खुद को बहुत जीनियस समझते हैं। आज से मैं उनके साथ बिल्कुल भी कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। मैं घर भी खुद ही चली जाया करूंगी। अपनी सुरक्षा मैं खुद कर सकती हूँ। वो बड़बड़ा रही थी। सुरभि का फोन बजा तो उसकी तंद्रा टूटी थी। हेलो सर। अच्छा, मैं ले करके आती हूँ। वो अपना बैग लेते हुए उसके कमरे में गई थी। ओह, कहाँ रखा होगा? सर ने कुछ पुरानी फाइल्स ढूंढ रही थी। ओ, जो दार्सिल ने उसे लेकर के नीचे आने को कहा था। मिल गया? खुशी से वो फाइल संभालती बाहर निकली थी। शर्मा जी लिफ्ट ऊपर ले करके आ गए थे। वो उनके साथ चल पड़ी। आओ सुरभि, कैसी हो? ऑफिस का काम तो तुमने बहुत अच्छे से संभाल लिया, क्योंकि दार्सिल यूं ही किसी की तारीफ नहीं करता है। चौधरी जी हंस करके दार्सिल की तरफ देख करके बोले थे। दार्सिल उनके ऑफिस में बैठा था। सुरभि दोनों फाइल उसके सामने बढ़ा दी थी, जिसे उसके इशारे पर शर्मा जी ने अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो धीमे से मुस्कुराती बोली थी। हाँ बेटा, ठीक हूँ। तुम्हें अगर बुरा ना लगे तो एक सवाल पूछूं? सामने बैठने का इशारा करते हुए वो बोले थे। जी सर, पूछिए। सुरभि को लगा कि वो भी रंजन के बारे में पूछेंगे। वो खुद को तैयार करने लगी थी। दार्सिल ने पापा की तरफ चौंक करके देखा था। उनकी आंखों में उन दोनों को साथ बैठे देख करके जो भावना छलक उठी थी, उससे वो उनकी इच्छा भी समझ गया था। नहीं पापा, आपका ये ख्वाब संभव नहीं है। हम दोनों कभी आपके सामने आपके बेटा बहू बन करके नहीं आ सकते। मैंने तो खुद को अब आगे बढ़ने से रोक दिया है। अब आप प्लीज कुछ मत पूछ दीजिएगा इससे। वो मन में दुख से सोचते हुए उठ करके बोला था। पापा, मैं जा रहा हूँ। मुझे रेहान ग्रुप्स के एक एक मटेरियल को चेक करना होगा। बेटा, इसे भी ले जाओ। ये अकेले यहाँ क्या करेगी? तुम्हारे साथ रहेगी तो कुछ अनुभव भी हो जाएगा। चौधरी जी बोले थे। वो सुरभि को हमेशा दार्सिल के साथ रखना चाहते थे। सुरभि की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी, पर वो चौधरी जी को मना नहीं कर सकती थी। अभी आकाश किसी काम से बाहर निकला था। दार्सिल ने कुछ देर सुरभि की तरफ देखा और बोला, ओके, तुम पापा से बात करके पोर्च में आ जाओ। तब तक मैं
कुछ वर्कर्स को ले लेता हूँ। वो बाहर निकल गया था। शर्मा जी आप जाइए, मैं 1 मिनट में आता हूँ। उसे भेज करके वो वहां से कमरे की पीछे तरफ से खुली खिड़की के पास जा करके खड़ा हो गया था। उसे ये जानना था कि पापा सुरभि से क्या पूछना चाहते थे। बेटा, बात कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, तुम्हें अब तो घर में आराम है ना। मोहन ने कहा था कि कम सैलरी के कारण वो फुल टाइम सर्वेंट नहीं रख पा रहा था, जिससे तुम्हें सारा काम करना पड़ता था। वो थोड़ा मुस्कुराए थे। अब तो तुम्हारी सैलरी मैंने बढ़ा दी है, तो तुम्हें आराम मिलता होगा ना। सुरभि सर झुका ली थी। उसे बेहद शर्म आई थी। उसने बहुत मुश्किल से कहा था, जी सर, अब मुझे बहुत आराम रहता है। चौधरी जी उसके अंदर से सब कुछ समझ ही गए थे। वो मोहन के झूठ को पहले दिन ही जान गए थे। उनका मकसद सुरभि को शर्मिंदा करना नहीं था, पर बस वो यूं ही पूछ दिए थे, ठीक है सुरभि, तुम जाओ, दारसिल बाहर इंतजार कर रहा होगा। और सुनो बेटा, कोई जरूरत हो तो बेझिझक हो करके मुझसे कहना। जी सर, वो दुख से मुस्कुराते हुए बोली और बैग कंधे पर लटकाते हुए बाहर निकली थी। मोहन, न जाने तुम अपने भाई होने का असली फर्ज कब निभाओगे। ये गूंगी लड़की तो सारे फैसले तुम पर छोड़े बैठी है और तुम इसका फायदा उठाने में लगे हो। वो अफसोस से धीरे से बोले थे, काश तुम समझ पाते, ये तुम्हारी सगी बहन है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ स्टैंड ले पाता सुरभि। वो अफसोस से बोल करके कुर्सी से सर टिका करके आंखें बंद कर लिया था। खिड़की के बाहर खड़ा दारसिल गहरे कुएं में खुद को गिरता महसूस करने लगा था। वो समझ गया कि रंजन वाले मैटर को उसका भाई क्यों सीरियस नहीं लेता होगा। उसने बिना कुछ जाने सुरभि क्या कह दिया था। वो बेचारी तो खुद भाई के रहते अकेली थी और उसने भी उसके साथ गलत बिहेव ही किया था। वो बेहद अफसोस करता पोर्च की तरफ बढ़ गया था। आओ बैठो। अपनी तरफ का दरवाजा खोले वो सुरभि को बुला रहा था। शर्मा जी 4 वर्कर्स को लेकर के पीछे वाली गाड़ी से आ रहे थे। सॉरी सुरभि, मैंने कुछ ज्यादा ही गलत बोल दिया। बाय द वे, तुम्हारी मंगनी के लिए कांग्रेचुलेशन। अभी मुझे भी मिलाना सोमित से। वो जख्मी दिल को चुप कराता मुस्कुरा करके बोला था। सुरभि थोड़ा सा मुस्कुराई थी। इट्स ओके सर, थैंक यू। रेहान ग्रुप्स के मैनेजर से मिल करके दारसिल ने कंप्लीट बिल्डिंग को देखने की इच्छा जाहिर की थी। वो उन सब को साथ ले करके ऑफिस से पूरे फ्लोर टॉप तक खुद से घुमाने ले आया था। सब कुछ तो परफेक्ट लग रहा है, पर मुझे इन सब का कुछ मटेरियल चाहिए था। वो मिल सकता है क्या? दारसिल अब रेहान ग्रुप्स के बॉस से बात कर रहा था। ऑफ कोर्स मिस्टर दारसिल, नीचे बेसमेंट में इस बिल्डिंग में लगे सारे प्रोडक्ट्स की 4-4 पैकेट्स एक्स्ट्रा रखे हैं। आप उनमें से नमूने ले सकते हैं। वैसे आपको यहाँ कुछ प्रॉब्लम लग रही है क्या? वो मुस्कुराते हुए बोले थे। नो नो मिस्टर रेहान, बस मुझे जानना था कि जो काम मैंने अधूरा छोड़ दिया था सारा कुछ उसी हिसाब से हुआ है या नहीं। वो भी मुस्कुराता जवाब दिया था। आप जाइए और इनके वर्कर्स को सारे नमूने दे दीजिएगा। मिस्टर रेहान अपने मैनेजर को बोले तो वो शर्मा जी के साथ सब को ले करके बेसमेंट में चला गया था। चलिए मिस्टर दारसेल, हम कॉफी पीते हैं। मिस्टर रेहान भव्यता से सजे ऑफिस में उन दोनों को ले करके आए थे। सर, हम यहाँ क्यों आए हैं? वापसी में पुलिस स्टेशन के आगे जब दारसिल ने गाड़ी रोकी तो सुरभि घबरा करके बोली थी, तुम आओ तो पहले। वो बाहर निकल करके आगे बढ़ा था। ओह आइए दारसिल जी, मैं आपका ही वेट कर रहा था। इंस्पेक्टर ने उठते हुए गर्मजोशी से उसका स्वागत करते हुए हाथ आगे बढ़ाया था। वो कुछ काम में उलझ गया था तो बस थोड़ा लेट हो गया। दारसिल ने इंस्पेक्टर के बड़े हाथों को थामते हुए कहा और बैठ गया था। उसने सुरभि को बगल की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। तो ये है मिस सुरभि। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ गौर से देखा और मन में सोचा था, ये मासूम और बेपनाह खूबसूरत तो किसी को अपना दीवाना बना सकती है। हाँ तो बताइए सुरभि जी, रंजन कब से आपको परेशान करता है? आप बस एक कंप्लेन लिखवा दीजिए तो हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, मुझे कोई कंप्लेन नहीं लिखवानी है। वो डरती तेजी से बोली और फिर दारसिल को बोली, आपको मुझसे एक बार पूछनी चाहिए थी।
सर मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी है, तो क्या आप बिना बात के उसके टार्चर को झेलती रहना चाहती हैं? देखिए मिस सुरभि, आप पढ़ी लिखी समझदार लड़की हैं, ये तो जानती हैं ना कि जुर्म सहना भी एक जुर्म है। आप मुझे पूरी बात बता करके निश्चिंत हो जाइए, आगे मैं संभाल लूंगा। दार्सिल को बोलने से रोकता इंस्पेक्टर खुद उसे समझा रहा था। मेरा हाल में ही यहाँ ट्रांसफर हुआ है। मैं जब से आया हूँ तब से इस रंजन के आतंक को सुन रहा हूँ, पर इसके खिलाफ एक भी कंप्लेन थाने के फाइल में नहीं है। मुझे उसके खिलाफ सिर्फ एक एफआईआर की जरूरत है, बाकी मैं देख लूंगा। वो गुस्से से टेबल पर मुक्का मारते हुए बोला था। सुरभि को उसकी धमकी याद आ गई थी। उसने सोचा अगर रंजन को पता चला कि मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट की है तो वो उसकी बहुत इंसल्ट करेगा, साथ ही भैया को नुकसान भी पहुंचा सकता है, और यदि भाभी को पता चला तो सारा घर सर पर उठा लेंगी। उसे जो भी चैन की सांसें पूरी रात के लिए मिलती थी वो भी उनके जहर बुझी शब्दों से जहरीली हो जाएगी। उसके आगे पीछे जो भी थे उसके भाई भाभी ही थे, और वो उन सब को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोच सकते थे। नहीं सर, मैं उसके खिलाफ कंप्लेन लिखा करके अपने परिवार वालों को खतरे में नहीं डाल सकती। वो दो टूक जवाब देती हुई बाहर चली आई थी। दार्सिल जी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर सुरभि नहीं चाहती है तो हम रंजन को कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हार मानते हुए बोला था। दार्सिल चुप रह गया था। वो सुरभि के डर को महसूस कर चुका था, फिर भी एक कोशिश करके देखना चाहता था, पर वो नहीं माने। इट्स ओके सर, वो बहुत डरी हुई है, मगर जिस दिन पानी सर के ऊपर जाएगा वो आपके पास दौड़ती आएगी। मैं चलता हूँ। वो दुख से मुस्कुरा करके उठ करके खड़ा हुआ था। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा सर। दार्सिल जी, पर मुझे इन प्यारी सी लड़की पर दया आ रही है। इस उम्र में लड़कियों के चेहरे पर उल्लास और उमंग की तरंगे गीत गाती हैं। जवानी की लहरें रह रह करके अपनी मधुरता की चमक दिखाती हैं। उस उम्र में इसकी आंखें खामोश और सूनी सी हैं। वो अफसोस से बोले थे। दार्सिल कुछ जवाब न दे करके बाहर चला आया था। वो खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो सुरभि, एक बार खुद को मजबूती के साथ खड़ा तो करो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। वो रंजन तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं कर सकता। रास्ते में वो फिर से उसे समझाने लगा था। तुम इस तरह पीछे हट करके उसका हौसला और भी मजबूत कर दोगी। कभी सोची हो, कल उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, आगे कुछ और भी कर सकता है, तब क्या करोगी? सर, वो मेरे भैया को नुकसान पहुंचा सकता है, ये बात वो मुझे बोल चुका है। मैं अपने माँ पापा को खो चुकी हूँ, अब भाई को खो करके नहीं जी सकूंगी। आप प्लीज इस मैटर में मत पड़िए। क्यों ना पढ़ूं? तुम मेरी सेक्रेटरी हो। यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हारी हेल्प करूं। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता है कि वो मुझे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? वो भड़कते हुए उसकी बात काट करके बोलता उसे देखने लगा था। वो रोने लगी थी। सुरभि के मन में ये सवाल तो उमड़ ही रहा था जिसे दार्सिल ने आवाज दे दिया था। वो चुप हो करके बस उसकी आंखों में अपने आंसू भरे नजरों से देखती रह गई थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। दार्सिल चौधरी कभी किसी से नहीं डरा है, समझे तुम? मैं चाहूं ना तो चुटकियों में उसे सबक सिखा सकता हूं, पर तुम्हारे पीछे हटने के कारण आज बेबस हूं। तुम्हारी ये चुप्पी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। एनीवे, कल से तुम मेरे साथ आना जाना करोगी। मेरे हार न देने पर ही तुम घर से निकलोगी, समझ गई? अपनी तरफ से वो इतना तो कह ही सकता था। सुरभि हाँ में सिर हिला दी थी। लो, अब अपनी आंखें पोंछो, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, खाने चलते हैं। वो हंस करके उसकी तरफ टिश्यू पेपर बढ़ा करके बोला था, जिसे वो थाम ली थी। उसकी उंगलियों की छुअन से दार्सिल के दिल में एक खूबसूरत एहसास जगा था, जिसे उसने बेदर्दी से थपक करके सुला दिया था। वो लोग होटल से आ करके अपने काम में व्यस्त हो गए थे। दार्सिल लाए गए मटेरियल को चुपचाप लेबोरेटरीज में जांच के लिए भेज चुका था, और अब आकाश के दिए आज के फाइल को चेक कर रहा था। उसके सारे कामों में कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रही थी। सुरभि भी अपने कमरे में तेजी से अकाउंट के पेपर चेक करने में लगी थी। तभी उसका फोन बज उठा था।
हेलो, हाँ भाभी बोलिए। क्या? वो घर आया था? क्या कहा उसने? ठीक है, मैं सर से बात करती हूँ, आ रही हूँ मैं। आप घबराइए मत, आती हूँ। वो तेजी से बैग उठाती भागी थी। सर, सर वो मुझे अभी छुट्टी चाहिए, मैं आज के काम कल आकर के कर दूंगी प्लीज, वो रूंधे स्वर में बदहवास हो करके बोल रही थी। दारसिल उसे देख करके परेशान हो गया था। क्या हुआ सुरभि, कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, घर में भाभी अकेली डर गई हैं, प्लीज आज मुझे जाने दीजिए। वो अब हाथ जोड़ चुकी थी। ओके ओके, चलो मैं छोड़ दूंगा। वो कोट उठाते हुए बोला था। उसे किसी गंभीर मामले का एहसास होने लगा था जो सुरभि बताना नहीं चाहती थी। मैं चली जाऊंगी सर, वो घबरा करके बोली तो दारसिल उसकी बात इग्नोर करता बाहर निकला था। यह तुम कल नहीं आना चाहो तो घर पर ही रह जाना, काम परसों भी हो सकता है। उसकी तरफ से बेहद चिंतित होता वो लिफ्ट में सवार हो चुका था। सुरभि चुपचाप अंदर चली गई थी। थैंक यू सर, वो उससे बोलती तेजी से घर के अंदर घुसी थी। आंगन में ढेरों फल, मिठाई, गहने और कपड़े फेंके हुए थे। भाभी चौकी पर बैठी रो रही थी और भैया भी कुर्सी पर बैठे चुप थे। वो कांपते कदमों से आगे बढ़ी थी। क्या हुआ भाभी, उसने अब क्या किया है? रूपा उठी और उसे एक थप्पड़ खींच करके मार बैठी थी। किया तो अब तूने है सुरभि, तुम उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाने गई थी। मैंने मना किया था ना कि उसके क्रोध में घी मत डालना, वरना वो हम सबको मार डालेगा। सुरभि लड़खड़ा करके नीचे बैठती चली गई थी। मोहन भी जलती आंखों से उसे घूर रहा था। भाभी, दारसिल सर मुझे अचानक वहाँ ले गए थे, पर मैंने कंप्लेन नहीं लिखाया था, मैं वापस आ गई थी। वो रोती बोली थी। वो तेरे साथ शादी करने के लिए शगुन लेकर के आया था। हमने उसे सोमित से तेरी मंगनी की बात बताई तो वो चुप हो गया था, पर तभी उसे फोन आया कि तू थाने में उसके खिलाफ कंप्लेन लिखाने बैठी है। वो गुस्से से सब कुछ फेंक करके गया है। उसने जाते हुए कहा है कि तेरा रिश्ता उसी के साथ होगा, इसलिए सोमित से तेरी मंगनी तोड़ दूं, वरना वो मुझे मार डालेगा। अब बोल क्या करें हम दोनों? तुमने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इससे तो अच्छा होता तुम हम दोनों के खाने में जहर मिला करके खिला देती। मोहन दुख से बोलता कुर्सी पर फिर जा बैठा था। तू कोई दूध पीती बच्ची है क्या, जो दारसिल तुझे अचानक ले गया था? वो तुम्हारा बॉस है या तेरा आशिक है जो तेरी फिक्र करने लगा है? तूने उसे पहले ही मना क्यों नहीं किया? रूपा गुस्से से चिल्लाई थी। सुरभि शर्म से छटपटा उठी थी। उसे भाभी की इस बात पर बेहद गुस्सा आ गया था। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं भाभी, वो ऐसे नहीं हैं। सर ने परसों रंजन को मेरा हाथ पकड़ते चौक पर देख लिया था। उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी थी, इसलिए वो चाहते थे मैं उनके खिलाफ कंप्लेन लिखा करके उससे हमेशा के लिए छुटकारा पालूं। सिसकते हुए वो बोली थी। मिल गया ना अब छुटकारा, अब तुझे उसी से शादी करनी होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मोहन गुस्से से बोल करके विलाप करने लगा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? कहाँ तो मैं 2 साल से सारा कर्जा चुकाने की सोच रखता था, पर ये लड़की नई मुसीबत को न्योता दे आई है। अब तो कल ही सोमित को इनकार करके इसकी शादी रंजन से कराना होगा, वरना वो मुझे मार डालेगा। अब मेरे कर्जे कैसे समाप्त होंगे और मैं अकेला परिवार को कैसे चला पाऊंगा? उसके अलग ही राग थे जो वो सुर लगा करके अलापने लगा था। सुरभि को भाई के सोच पर बहुत दुख हुआ था। वो फूट फूट करके रोने लगी थी। वो बहुत दिनों से सोमित को रंजन के बारे में बताना चाहती थी। वो जब फोन करता था तो अपनी ही बेताबी को बताता रहता था, जिससे सुरभि चाह करके भी उसे कभी कुछ बताने का हौसला नहीं कर पाई थी। मगर आज कैसा वक्त आ गया है कि उससे सारे रिश्ते ही खत्म होने वाले हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दारसिल दरवाजे को खटखटा करके बोला था। वो सुरभि को छोड़ करके गया नहीं था, बाहर ही खड़ा सब बात सुन रहा था। उसे पता नहीं था कि सुरभि के भैया भाभी इस कदर बेहिसाब लालची लोग हैं। इस मुसीबत की घड़ी में अपनी बहन का साथ देने के बदले वो अभी भी पैसों की बात कर रहे थे, पर आज जो हो रहा था उसमें वो कुछ हिस्सा अपना भी कसूर मानता था।
खुद के गुस्से को कंट्रोल करके वो दरवाजे से अंदर आने की अनुमति मांग रहा था और सुरभि रोती आंखों में बेहिसाब शिकायतें भरे उसे अचरज से देखे जा रही थी। आप अंदर आ चुके हैं, आइए, अब आपको क्या चाहिए? रूपा तंज कसते हुए बोली थी। दार्सिल धीरे से चल करके चौकी पर बैठ गया था। मोहन सर झुकाए अपने झूठे आंसू साफ करने लगा था। मुझे माफ कर दीजिए, आज ये परिस्थिति मेरे कारण आई है। सुरभि को जिद करके मैं ही पुलिस स्टेशन ले गया था, पर मेरा वादा है कि मैं ही आप सबको इससे निकालूंगा। वो शर्मिंदा होते हुए मोहन को देखता बोला था। दार्सिल सर, अब आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो अपनी बात को पक्का है। यदि सुरभि की शादी उससे नहीं हुई तो वो हम सबको जान से मार डालेगा। मोहन डरे हुए स्वर में बोला था। आप लोग मेरी बात को पहले ध्यान से सुन लीजिए, तब आगे कुछ तय कीजिएगा। वो उसे रोकता सुरभि से बोला था। सुरभि, तुमने सोमित को इस हालातों के बारे में कभी बताया है? नहीं, वो तो खुद ही बहुत दुखी थी, ये सोच करके कि जब सोमित को सारी बातों का पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। दार्सिल कुछ देर चुप हो करके सोचने लगा, फिर बोला, आप लोग कल सोमित को बुला करके सारी परिस्थितियों से आगाह कराइए। उसकी और सुरभि की शादी करा करके जल्दी ही इसे विदा कर दीजिए। रूपा ये सुन करके तिलमिलाती कुछ बोलने लगी थी, पर दार्सिल ने हाथों के इशारे से उसे चुप रहने को कहा था। जहां तक आपके खर्चे की बात है तो आप सुरभि की जगह पर मेरे ऑफिस में ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी जितनी सैलरी इसकी है उसका 2 गुना आपको दे दूंगा मैं। वो सुरभि को देखते हुए बोला था। वो नजरें झुका करके रोने लगी थी। आज उसे लग रहा था उसकी भरे बाजार में सब मिल करके बोली लगा रहे हों। अब रूपा और मोहन की आंखें खुशी से चमक उठी थी। मोहन को अपनी कंपनी में हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी मात्र 30,000 रुपए मिलते थे और दार्सिल ने 2 गुनी यानी 80 में भी 80 मिला करके पूरे 1,60,000 एक महीने देने की बात कर रहा था। उन दोनों के लालची स्वभाव को पंख मिल गया था। दोनों ने हवा में उड़ते हुए नजरों में बात की और एक साथ कहा, हमें मंजूर है। सुरभि की बर्दाश्त खत्म हो गई थी। वो दौड़ती अपने कमरे में भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। दार्सिल भी उठ खड़ा हुआ था। वो अपने पॉकेट से पर्स निकाल करके एक कार्ड निकालता मोहन की तरफ बढ़ाता हुआ बोला था, ये लीजिए, मेरा फोन नंबर है। सुरभि की शादी का सारा खर्चा कंपनी की तरफ से हो जाएगा। आप कल सोमित को बुला करके सारी बात तय कीजिएगा, फिर मुझे बता दीजिएगा। अभी मैं चलता हूँ। दार्सिल बोल करके बाहर निकल गया था। रूपा दौड़ती मोहन के गले में लिपट गई थी और उसे चूमती हंस करके बोली, मोहन, अब हमें पैसों की कोई भी कमी नहीं होगी। हम दोनों लाखों में खेलेंगे अब। हाँ रूपा, ये सुरभि तो बहुत लकी निकली। जाते जाते भी हमारे लिए लॉटरी का टिकट काट गई है। अब कल सुबह ही सोमित को बुलाता हूँ। वो भी उसे बाहों में कस करके बांधते हुए खुशी से झूम करके बोला। सुरभि की जिंदगी में तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्या दार्सिल का समर्थन उसे रंजन के आतंक से बचा पाएगा? रात के 9 बज रहे थे। मोहल्ले के एक छोटे से बियर बार में रंजन और उसके 4 पंटर बैठे पी रहे थे। वहां का नौकर मोनू 18-19 साल का लड़का था, जो अपने पिता के मरने के बाद घर चलाने की नीयत से वहां काम पकड़ चुका था। अभी रंजन के इशारे पर बोतल ला ला करके हलकान हुए जा रहा था। रंजन भैया, अब तो ई वाली बोतल खत्म हो गई है, अब आप घर जाओ, बोलता वो वहीं खड़ा रहा। ए मोनुआ, इधर आ बैठ। एक स्टूल बगल से घसीटते हुए उसे बुलाया था। वो डर करके पास आया और खड़ा रहा। बोलिए रंजन भैया। अरे तू बैठ तो सही। खींच करके उसे कुर्सी पर बैठा देता है। तू उसे विनया से मत डर, मेरे रहते वो तुझे कुछ नहीं बोल सकता। उसने इस बार के मालिक विनय शर्मा का नाम लिया था। तुमको पता है आज क्या है? नहीं रंजन भैया। रंजन हंसने लगा था। उसके चारों दोस्त भी खी खी करके हंस दिए थे। सुन, आज तेरे रंजन भैया की शादी मैं खुद पक्की कर आया हूँ। कल या परसों तक वहां से जवाब आ जाएगा। फिर तुझे भी मेरी बारात में नाचना है। चलेगा ना मेरी शादी में? रंजन खुशी से झूमता बोला था। अबे मुनुआ,
तू तो कल से ही प्रैक्टिस शुरू कर दे डांस करने की। अब सब मिल करके भाई की शादी में नागिन डांस करके गर्दा मचा देंगे। नागर अपना गिलास खत्म करते हुए बोला था, हाँ भैया मैं जरूर चलूंगा और खूब मस्त हो करके नाचूंगा भी। बस आप मेरे मालिक से मुझे छुट्टी दिला दीजिएगा। खीसे निपोर ओ भी बोला, तेरे मालिक की तो तू बस तैयारी कर, बाकी मैं हूं ना, सब देख लूंगा। वो हंसा और उन चारों से बोला, एक बात तो है रे दोस्तों, आज तक मुझे कोई इस कदर कभी नहीं चढ़ी थी और आज तो कोई कमाल है जो मुझे ये चढ़ने लगी है। रंजन खाली बोतल उठा करके घुमाते हुए बोला था, देख मुनुआ, आज तेरा रंजन भैया बहुत खुश है। ये वाली खत्म हो गई तो क्या हुआ, तू दूसरी कंपनी की कड़क वाली बोतल ले करके आ और ये ले कुछ पैसे मेरी तरफ से रख ले, गुटखा खा लिया करना। वो कुछ नोट उसके पॉकेट में घुसाता उसे भेजा था। वो खुश होकर के चला गया था। उस साला मोहन खुद का बड़ा जिम्मेदार समझता है। आए दिन तो बियर बार में बैठा बहन की कमाई उड़ाता रहता है और आज मुझे अपने भाई होने का फर्ज निभाने का दुहाई दे रहा था। रंजन पूरी गिलास एक साथ हलक में उतारते हुए गुस्से से चिल्ला करके बोल रहा था, साला बोल रहा था मेरी बहन की मंगनी हो चुकी है, अब शादी करने की सोच रहा है, लोग समाज क्या कहेंगे। अरे जब मेरी लात उसके सीने पर पड़ेगी ना तो कोई लोग समाज देखने भी नहीं आएगा। साला आज तक मुझे पता नहीं चला कि मेरी सुरभि की मंगनी हो चुकी है। मुझे तो उस दारसिर पर शक होने लगा था कि कहीं वो मेरी सुर को उड़ा ना ले, पर वो तो पहले ही बाप द्वारा सेट कर दी गई थी। मेरी भोली सुरभि अपने बाप के तय रिश्ते से डर करके मेरे प्यार का इकरार नहीं कर पाती थी, पर अब कल उस लड़के के साथ उसकी मंगनी टूटने पर मेरे प्यार की तड़प को महसूस करेगी और मेरे पास दौड़ती आएगी। रंजन उसे ख्यालों में सोचता बोल रहा था, हाँ भाई, भाभी को जरूर उसके भाई और बाप ने मजबूर करके मंगनी करा दी होगी। चलो अब सब सही हो जाएगा, कल उसका भाई उस लड़के से मंगनी तोड़ आएगा और जल्दी ही हम माला भाभी को ले जा करके तेरी बात पक्की कर शादी जमा देंगे। सुरेश ने टुकड़ा लगाया था। वो तीनों भी हाँ में हाँ मिला रहे थे। रंजन का बड़ा भाई मंजय भी बहुत नामी गुंडा था। चोरी डकैती मारपीट खून खराबा उसके रोज के धंधे थे, पर 4 साल पहले एक दिन उसके किसी दुश्मन ने उसे चाकू से गोंद करके मार डाला था। उसके भाई की पत्नी माला और उसके 2 बच्चे की देखभाल अब रंजन ही करता था। माला बहुत सुंदर लड़की थी जिसे संजय ने जबरदस्ती उसके घर से उठा करके शादी कर ली थी। उसके मरने के कुछ दिन बाद तो अपने घर वापस जाना चाहती थी। उसने अपने पिता को बुला भी लिया था, पर रंजन ने उसे जाने नहीं दिया। अपने भाई मंजय के दोनों बच्चों में उसकी जान बसती थी। उन दोनों भाइयों के पाप की कमाई से बने बड़े आलीशान घर की पूरी देखभाल उसने माला के हाथ में ही सौंप रखी थी। माला भी धीरे धीरे यहाँ के ऐसो आराम में अकंठ डूब चुकी थी। वो अपने पिता की छोटी सी कुटिया में जाने की जिद करना छोड़ दी थी। अभी कुछ दिनों से माला के अंदर रंजन को लेकर के एक भावना जागने लगी थी। वो चाहती थी कि रंजन उससे शादी कर ले, पर उसकी हिम्मत खुद से अपनी इच्छा बताने की नहीं हुई थी। पर उसे रंजन के सुरभि प्रेम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रंजन भैया इलो, महंगी विलायती वाली है ये, मुंह से अंदर जाएगी और दिमाग को गिनगिना देगी। आपको तो हमारी भाभी के ही दर्शन होंगे पूरी रात। मजे करो, पर इसके बाद घर जाना होगा। मालिक ने ये लास्ट बोतल दिया है। मोनू 2 बोतल ट्रे में डाले आया था। अपना गुटखा खा करके लाल हो रहे दांतों की नुमाइश करता वो बोला था, चल ठीक है, देखते हैं, पहले ये खत्म तो होने दे, फिर तय करते हैं तेरी बात में कितना वजन है। रंजन भी मस्ती से बोतल उठा करके चूमता बोला था, रही बात घर जाने की तो अपने मालिक से बोल दे, उसे जाना है घर तो चला जाए, हम तो अपनी मर्जी से जाएंगे। वो चुपचाप भाग लिया। चेस। पांचों के जाम से जाम फिर से टकराने लगे थे। 1 घंटे बाद रंजन विलायती नशे के सुर में पहुंच चुका था और गोते लगाने लगा। तुम लोगों को पता है, मेरा तो दिल कर रहा है उस मोहन को भी टपका दूं, पर ये सोच करके रुक गया कि अगर ये मर गया तो हमारी सुरभि का कन्यादान कौन करेगा।
उसकी सुई फिर वहीं आ अटकी थी। मगर वो बुढ़ा बहुत चालाक निकला। साले ने जाते जाते मेरी सुरभि की मंगनी करा दिया था। मैंने अच्छा ही किया था जो उसे ठोकर मार करके कहीं तड़पने छोड़ दिया था, पर वो तो मर ही गया। वो अब पूरा नशे में झूम रहा था और कुछ दबे राज को खोलने लगा था। का कह रहे हो भैया? नत्थू का सारा नशा उड़ने लगा था। भाभी के बाप को तुमने मारा था? उसके पूछते ही रंजन ठहाके लगाने लगा था। और नागर, सुरेश और महेश का सारा नशा हिरण हो गया था। वो चारों बकलोल की तरह उसका नशे में धुत चेहरा देख रहे थे। हाँ रे, मैंने ही मारा था उस बुढ़े को। उस शाम मैं अपनी जान को देखने उसकी गली में गया था। वो बुढ़ा चौक से सामान लेकर के आ रहा था। मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना मैं इससे सुरभि की बात करूं। फिर क्या था, मैंने जिद करके उसके हाथ से सारा झोला ले लिया और उसे अपनी बुलेट पर बैठा करके घर तक पहुंचाने की बात बोला। पर वो बुढ़ा मेरे साथ गाड़ी पर बैठने के लिए तैयार ही नहीं हुआ और झोला वापस मेरे हाथ से छीन लिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैंने अपने गुस्से पर कमान कसा और उसे सीधे सीधे अपनी पसंद बता करके सुरभि से शादी करा देने की बात की। पर वो बुढ़ा तो बिफर गया। उसने मुझे सुरभि से दूर रहने को कहा और पुलिस में कंप्लेन करने की धमकी दे करके चल पड़ा। वो गुस्से से फिर एक गिलास हलक में उतारता बोला, फिर क्या हुआ भाई? नागर मुंह बाए बोला था। अबे मुंह बंद कर, मक्खी घुस जाएगी। वो हंसा और बोला, फिर क्या? तुम लोग तो जानते हो तेरे भाई को बस तेरी भाभी धमकी दे सकती है। उसके तो 7 खून भी माफ कर सकता हूँ, पर उसके बाप को नहीं। सुरभि से दूर रहने की बात से मेरा दिल पूरा गर्मा उठा था। ऊपर से पुलिस की धमकी से मेरा सारा कमान गुस्से पर से छूट गया। शाम होने के कारण गली में हलचल कम थी और संजोग देखो कि उसी समय भेपर लाइट भी कट गई थी। मैंने अपनी बुलेट स्टार्ट की और बुढ़े को जोरदार टक्कर मार करके रोड पर गिरा दिया। फिर फरार हो गया। किसी ने लाइट आने के बाद उसे देखा और उसके घर में फोन किया था। उसके सर में जोरदार चोट लगी थी, इसलिए बुढ़ा अस्पताल में ही टपक लिया। जोरदार ठहाके के साथ वो अपने मनहूस कारनामे बता रहा था। भाई, कभी जो भाभी को पता चल गया तो क्या होगा? नत्थू को बात परेशान किए जा रही थी। अबे कैसे पता चलेगा बे? ये सिर्फ मैं जानता था और अब तुम चारों, तो ये बात बस हम पांचों के बीच रहेगी। समझ गए ना सब? रंजन भैया, आपके कहने पर मैंने 2 घंटा ज्यादा दुकान खोल दिए। मेरे घर से बार बार फोन आ रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। तभी दुकान का मालिक खुद आकर के गिड़गिड़ाते हुए बोला था। मोनू के कई बार घर जाने की बात बोले जाने के बाद भी वो पांचों टस से मस नहीं हुए थे। वो बस बोतल मंगा मंगा करके पीते रहे और अब रात के 11:30 बजने वाले थे। हार करके मालिक खुद बोलने आ गया था। अरे बिनया, देख रहा है हम लोग बात कर रहे हैं ना? वो गुस्से से घूरता बोला था। विनय डर करके उसके चारों पंटरों की तरफ देखने लगा था। बिल्कुल भाई, समझ गए। हम चारों इस तरह की चर्चा कहीं भी नहीं करेंगे। अब घर चलो, रात बहुत हो गई है। माला भाभी परेशान हो रही होंगी। महेश के कहने पर सब उठ करके खड़े हो गए और रंजन को खींच करके उठा दिए। वो झूमता खड़ा हो गया था। अब तू भी घर जा, बहुत रात हो गई है। रंजन ने विनय से कहा। भैया, आज का बिल जो भर देते, विनय घबराते हुए बोला। हमारे खाते पर चढ़ा दे, महीने के अंत में रफा दफा कर देंगे। वो हाथ उठा करके लड़खड़ा करके बोला और सबके साथ बाहर चला गया। साला कमीना, दिल तो करता है यही एक बोतल तेरे शरीर पर उड़ेल करके माचिस लगा दे। साल भर से महीने का अंत बोल बोल करके हजारों रुपए पी गया है। वो गुस्से से भड़कता मोनू को पुकारने लगा। मोनू, चल दुकान बढ़ा दे। अब कल से ये आएगा तो दुकान ही अंदर से बंद कर लूंगा। बड़बड़ाते हुए वो बाहर निकला तो मोनू भी पीछे से चाबी लेकर के दौड़ा था। ही जब मैं 5-10 गुटके खाने के मांगूंगा तो 10 गाली देता है और रंजन भैया के आगे इनकी टाई टाई फिस हो जाती है। अच्छा है रंजन भैया और सताना मेरे कंजूस मालिक को। वो मन में सोचता हंसता बाहर निकल गया था।
वो रात जहां राजन के अपार खुशियां लेकर के आया था, वहीं मोहन और रूपा की भी बम्पर लॉटरी लगी थी। उन्हें तो पहले से ज्यादा नफा हुआ था। पहले के अलावा दोगुना से ज्यादा पैसे मिलने की चाहत में वो रात उनसे काटी नहीं जा रही थी। वो दोनों पेट भर खाना खा करके बहुत रात तक खुशियों में मगन रहे थे और अब चैन की नींद में पड़े कल के खुशियों के सपने देख रहे थे। सुरभि पर ये रात बेहद भारी थी। मोहन ने खाने के लिए बहुत बार उसे आवाज दी, दरवाजा भी ठोका, पर उसने अंदर से ही खाने से मना कर दिया। उसे सबसे ज्यादा उम्मीद सोमित से थी। भले वो स्त्री सुलभ शर्म के कारण अपने मुंह से कभी उससे इनकार नहीं कर पाई थी, पर वो भी सोमित से प्यार करने लगी थी। उसकी सुलझी समझ, परवाह करने की आदत और रिश्तों का मान रखने वाली अदा से वो उसकी इज्जत करने लगी थी। उसका दिल गवाही दे रहा था कि सोमित उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। फिर भी वो डर रही थी। इस बात को सोच करके वो फिर से रो पड़ी थी। क्या सोमित उसे सही समझेगा? क्या वो अपनी सुरभि पर आंख बंद करके भरोसा कर पाएगा? कहीं उसे ये तो नहीं लगेगा कि रंजन की जिद में उसकी भी सह है? ये लाखों सवाल थे जो सुरभि के दिमाग में इस वक्त नाच रहे थे। उसका दिल किया कि वो सोमित को फोन करके सारी बातें बताए, पर रात काफी हो गई थी। वो कल की कठिनाइयों को सोचती अपने पापा को याद करने लगी थी। पापा, आपने मेरी मंगनी के बदले शादी ही करा दी होती तो आज यूं दुख की काली परछाई मुझसे चिपटी ना होती। दारसिल के अपने दुख थे। उसे जब से पता चला कि सुरभि उसकी नहीं हो सकती है, वो खुद अंदर से बुझ चुका था, पर उसके प्रेम में कोई मिलावट नहीं थी। सुरभि कहीं भी रहे वो खुश रहे, उसकी बस यही चाहत थी। वो जब भी उसका उदास आंखों को देखता तो उसका दिल कचोट मारने लगता था। इन 6 महीनों में ही सुरभि के दुख से मन ही मन कुढ़ता रहता था, पर उसका कारण उसे पता नहीं था। कितनी बार उससे पूछने की कोशिश की थी, पर हर बार वो टाल देती थी। मगर आज उसे पता चला कि उसका क्या दुख था। माँ पापा के बाद लालची भाई और भाभी, और ऊपर से वो गुंडा रंजन। बेचारी मासूम सी सुरभि कितनों को अकेली सहन कर रही थी। वो आज ठीक से खाना भी नहीं खा पाया था। चौधरी के बार बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं बताया था। उन्हें किस मुंह से बताता कि आपके सपने अब अधूरे रह जाएंगे? सुरभि आपके नहीं किसी और के घर की रौनक बनेगी। वो उनको बता करके दुखी नहीं करना चाहता था। बिस्तर पर लेटे उसके दोनों आंखें खुले ही थे। वो समय के बदलते स्वरूप पर बेहद हैरान था। उसे आज सुरभि के पहले दिन यहाँ आने की बात याद आने लगी थी। इतने महीनों की पल पल उसकी जोड़ी सारी खुशियाँ अब 2 ही दिन में सूखे तिनकों की भांत उड़ गई थी, और वो राह में खड़ा तड़प रहा था, अकेला, निश्वास, बेबस। मोहन ने सुबह ही उठ करके सोमित को गणेश जी के साथ आने के लिए फोन कर दिया था। सोमित, तुम गणेश चाचा को लेकर के 10 बजे घर आ जाओ, शादी के बारे में बात करनी है। जी जी भैया, मैं और पापा पहुंच जाएंगे। खुशी से उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। अब उसे भरोसा हो रहा था कि शायद भैया को अब मेरे और सुरभि का ख्याल आ गया है, इसलिए वो बुला रहे हैं। वो तो सुबह ही सुहानी बेला में बिस्तर पर लेटा अपनी सुरभि को याद कर रहा था, और उसके पास काम भी क्या था। मोहन का फोन आते ही वो उठ करके पापा के कमरे में भागा था। सुरभि उठ गई थी। वो यंत्र चलित गुड़िया की भांति एकदम चुप घर के सारे काम किए जा रही थी। आज उसे ऑफिस भी नहीं जाना था। आज उसके किस्मत का फैसला जो होने वाला था। उसने दोनों बच्चों को दूध के साथ नाश्ता दे दिया और उनके स्कूल ड्रेस ले करके वहीं उनके नाश्ता खत्म करने का इंतजार कर एक कुर्सी पर बैठ गई थी। ला, इन दोनों को आज मैं तैयार कर देती हूँ। रूपा आई और उसके हाथ से कपड़े ले ली। वो बस एक बार रूपा को आंख उठा करके हैरत से देखी थी, फिर नजरें झुका ली थी। सुन सुरभि, सोमित और गणेश चाचा नाश्ते के समय आएंगे तो कुछ ज्यादा नाश्ता बना लेना, पर पहले तू थोड़ा नहा धो करके सुंदर बन जा। कल से वही कपड़े पहन रखे हैं। आज उसके मुंह से शहद टपक रहा था। सुरभि, मोहन भी वहां आ करके बैठ गया था। तुम उदास क्यों हो? तू भी तो चाहती थी ना कि तेरी शादी करा दूं मैं, तो आज तेरी शादी फाइनल कर दूंगा। मोहन के कहे बात पर
वो बस उसका चेहरा ताकती रह गई थी। रूपा बच्चों को तैयार करने अपने कमरे में ले गई थी तो वो उठ करके किचन में आ गई थी। आइए चच्चा बैठिए। मोहन के समय अनुसार दोनों बाप बेटे सुरभि के घर पर थे। चाय पीने तक उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। सोमित की चोर निगाहें सुरभि को ढूंढ रही थी जो शायद अपने कमरे में बैठी थी। मोहन बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो इन दोनों की शादी करने का विचार किया। मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम कहो कब की तारीख निकलवाऊं? गणेश जी ने खुशी से कहा था। मेरे मित्र का दिया वचन निभाने का समय आ गया है। चाचा, शादी तो मुझे कल ही करनी है, पर एक समस्या है जो आप दोनों पहले सुन लीजिए। मोहन की बात पर सोमित और सोचने लगे थे। मोहन ने सीधे सोमित को ही संबोधित किया था। सोमित, सच बताओ, तुम्हें सुरभि पसंद है ना? तुम उसका साथ किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ोगे ना? भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या समस्या आ गई है? आप खुल करके बताइए और आप निश्चिंत हो जाइए। मैं हर हाल में सुरभि के साथ खड़ा रहूंगा। आत्मविश्वास से लबरेज सोमित बोला तो मोहन को संतुष्टि हुई थी। मोहन ने रंजन की गुंडागर्दी और सुरभि को तंग करने की सारी बात बता दी और कल रात उसकी धमकी के बारे में भी बता दिया था। सारी बातें सुन करके गणेश जी तो बहुत परेशान नजर आने लगे थे, पर सोमित शांत था। वो उठ करके खड़ा हो गया और बोला, भैया, आपको कुछ कहने से पहले मुझे बस 10 मिनट सुरभि से बात करनी है। क्या मैं उसके पास जाऊं? आइए सोमित, वो है सुरभि का कमरा। रूपा आगे बढ़ करके बोली। उसे ले जाकर के उसके दरवाजे पर छोड़ आई थी। वो अंदर घुसा तो सुरभि तकिए से टेक लगाए छत को घूरे जा रही थी। उजड़े बाल, सूखा चेहरा और उसकी आंखों से बहते आंसू सोमित के दिल को मुट्ठी में कस दिया था। वो तेजी से उसके पास जा करके बैठा था। सुरभि, ये क्या हालत बना ली हो? उसका दोनों हाथ प्यार से पकड़ करके वो डांटते हुए बोला था। उसे अंदाजा नहीं था कि सुरभि इतनी दुखी है। मोहन के मुंह से शादी तय करने की बात सुन करके वो सुरभि से मिलने की बात सोचता बेहद रोमांचित हो रहा था। आज 6 महीने मंगनी के बाद वो सुरभि को देख रहा था। उसने मोहन की बातों का मान रखा था और कभी सुरभि से मिलने की कोशिश नहीं की थी, पर अपनी प्यारी सुरभि को इस उजड़े रूप में देखने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो चौंक करके सीधी हुई थी। उसने हाथ छुड़ाती दुपट्टे को ठीक करती हुई आंसू पोंछने लगी थी। सुरभि, तुमने कभी उस गुंडे के बारे में मुझे नहीं बताया। हमेशा अकेली ही तड़पती रही। क्या तुम्हें थोड़ा भी मुझ पर यकीन नहीं था? वो दुख से बोला था। ऐसी बात नहीं है सोमित जी, कभी मौका ही नहीं मिला और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए बस नहीं बता पाई। गम में डूबी शर्म से वो बोली थी। ढेर सारे आंसू फिसल करके उसके गाल पर बहने लगे थे। चलो ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाते हैं। सुरभि, एक नई शुरुआत करते हैं। वो मुस्कुरा करके बोला था। मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं खो सकता। हम कल ही शादी करेंगे और देखते हैं वो गुंडा क्या कर लेगा। मैं अभी थाने में उसके खिलाफ पिटीशन डाल करके आता हूँ। वो कुछ नहीं कर पाएगा। गुस्से से बोलता वो उसके फिर से बहते आंसू को पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, पर सुरभि खुद ही साफ कर ली थी। सोमित जी, हम चुपचाप शादी करेंगे, उससे दूर जा करके, उसे बिना पता चले, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। यदि उसे पता चला तो वो कभी मेरी शादी आपसे नहीं होने देगा। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। बस तुम हंस दो और मेरे घर आने की तैयारी करो। सुरभि का मन उसकी बातों से ठंडा होने लगा था। वो हौले से मुस्कुरा दी थी। वैसे तो मोहन भैया अभी शादी नहीं करने वाले थे, पर चलो ये भी अच्छा ही हुआ कि ये हंगामा बीच में ही उठ गया। अब तुम मेरी दुल्हन बन जाओगी। वो हंस दिया था। सुरभि शर्मा गई थी। चलो उठो, बाहर पापा आए हैं, उनका आशीर्वाद नहीं लोगी क्या? उसके बोलने पर सुरभि उठ गई थी। दोनों बाहर आ गए। सुरभि ने गणेश जी के पैर छुए तो वो आज पहले की तरह खुश हो करके आशीर्वाद नहीं दे सके थे। भैया, हम कल ही शादी करेंगे, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस सुरभि और परिवार सहित बाशेवर महादेव मंदिर आ जाइएगा, बाकी व्यवहार मैं देख लूंगा। वैसे आप जिसको बुलाना चाहें बुला लीजिएगा। सोमित अब खुश हो करके बोला तो मोहन और रूपा भी खुश हो गए थे। पर मुझे ये शादी मंजूर नहीं है सोमित।
गणेश जी बोले और उठ करके खड़े हो गए। मैं अपने मित्र से किया वादा तोड़ता हूँ, क्योंकि सुरभि से अपने बेटे की शादी करके मैं उस गुंडे के क्रोध को बढ़ावा नहीं देना चाहता। मोहन, तुमको गलत लगे, पर मैं जानबूझ करके सोमित की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। सुरभि का सर झुक गया था। आंसू के मोटे मोटे बूंद भल भल करके फर्श पर गिरने लगे थे। उसे जिस बात का डर था वही होने जा रहा था। अभी क्षण भर पहले ही तो वो मुस्कुराई थे, पर पापा, मैं सुरभि से ही शादी करूंगा। आपने जब मेरी शादी तय की थी तब मैं उसे नहीं जानता था, फिर भी आपके कहने पर मगनी कर ली। अब तो मैं इससे प्यार करने लगा हूँ, अब इसे मैं नहीं छोड़ सकता। वो रोष पूर्ण बोला तो गणेश जी आश्चर्यचकित होकर के उसे देखने लगे। उनका ये आदर्श बेटा कभी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं गया था, पर आज एक लड़की की खातिर वो उनके सामने तन गया था। ये सब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सोमित, मैंने जो फैसला किया है सबके हित में अच्छा होगा। तुम्हें क्या लगता है वो गुंडा जिसके लिए आए दिन खून खराबा करना गाजर मूली काटने जैसा काम है, सुरभि से तुम्हारी शादी होने देगा? वो गुस्से से गरज उठे थे। वो सबकी जिंदगी में कोहराम मचा देगा। वो सबको मौत के घाट उतार करके सुरभि को ले जाएगा। उसके बड़े भाई ने भी ऐसा ही किया था। इन सब बातों से बचने का एक ही उपाय है, सुरभि की शादी उससे करा दो और सब खुश रहो। नहीं पापा, उसके भाई के सामने कोई नहीं होगा, पर इस बार उसके सामने सोमित खड़ा है। वो मुझे और सुरभि को कभी अलग नहीं कर पाएगा। मेरा फैसला अटल है। सोमित हर रास्ते पर चट्टान की तरह खड़ा हो गया था। गणेश जी को बहुत मजबूर महसूस करने लगे थे। गणेश जी खुद को बहुत मजबूर महसूस करने लगे थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सोमित और रंजन का सामना हो। अगर रंजन को सोमित के बारे में पता चल जाता तो वो उसे दिन दहाड़े गायब कर देता। उन्होंने सुरभि की ओर बेबसी से देखा और बोले, सुरभि, तुम्हें ये मेरा स्वार्थ लग रहा होगा, पर बेटी, वो तुम्हारी शादी किसी हाल में सोमित से नहीं होने देगा। उल्टे सबकी जान का दुश्मन बन जाएगा, किसी को भी जीने नहीं देगा। यहाँ का कोई पुलिस, कोई प्रशासन उसका आज तक कुछ नहीं कर पाया है। अब क्या करेगी? अब तुम ही समझदारी से काम लो बेटा। तुम सोमित को समझाओ और इससे शादी से इनकार कर दो, वरना कोई भी उस रंजन के कोप से बच नहीं सकेगा। मुझ पर ये एहसान कर दो बेटी। वो हाथ जोड़ करके बहुत लाचारी से बोल रहे थे। सुरभि कुछ तय नहीं कर पा रही थी। वो बस खड़ी खड़ी आंसू बहाए जा रही थी। मोहन और रूपा परेशान हो गए थे। वो गणेश जी से कुछ कहना चाहते थे, पर उससे पहले सोमित ही बोल पड़ा। पापा, आप सुरभि को मजबूर मत कीजिए। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मेरी शादी सिर्फ सुरभि से होगी और कल ही होगी। इस मुसीबत की घड़ी में आप पीछे हट सकते हैं, मैं नहीं। इससे ही शादी करूंगा और अपने घर लेकर के जाऊंगा। उसके इरादे बेहद ही निश्चय भरे थे। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी है करो, पर इससे शादी करने के बाद मेरे घर के अंदर पैर रखने की जरूरत नहीं है। आज से हमारा सारा रिश्ता समाप्त हुआ। गणेश जी गुस्से से जाते हुए बोल गए थे। मोहन, रूपा और सुरभि अवाक हो करके खड़े हो गए थे। सबने जो सोचा था उसका उल्टा हो रहा था। गणेश जी चले गए थे और सोमित यहीं खड़ा था। भैया, आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए और मैं अपने दोस्त को ले करके मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर शादी की व्यवस्था करवाता हूँ। आप लोग कल सुबह निकल जाइएगा, पर ध्यान रखिएगा किसी को यहाँ पता नहीं चले। मैंने पहले सोचा था कि पुलिस कंप्लेन कर दूंगा, पर पापा के डर को देखते हुए चुपचाप ही शादी करूंगा और 1 महीने के लिए छुट्टी लेकर के बाहर चला जाऊंगा। वहां से आने के बाद पापा और रंजन दोनों ही सब कुछ भूल चुके होंगे। पापा की बातों का आप लोग बुरा मत मानिएगा, वो बस मेरे लिए डर रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, वरना सुरभि तो उनको बेहद पसंद है। वो सुरभि को मुस्कुरा करके देखते हुए बोला, चलो बाप ना सही, बेटा तो तैयार है ना। हम तो बस दार्शिक को दिया वादा निभाना है। मोहन मन में सोचता हंसा था और प्रत्यक्ष में उदास हो करके सोमित से बोला, तुम जैसा ठीक समझो सोमित, मगर गणेश चाचा से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। भैया, उनके तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप अभी ये सब छोड़िए और सुरभि के लिए 2-4 सेट कपड़े खरीद दीजिए।
इसे मैं खुद लेकर के बाजार जाता हूँ, पर अभी सही समय नहीं है। आप दोनों ही जाइए इसके साथ। कल के बाद आप लोग की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। मोहन से बोल करके वो सुरभि को बोला, तुम भी अपनी कुछ तैयारी कर लो सुरभि, कल के बाद हम 1 महीने बाहर ही रहेंगे। मैं अभी जाते हुए ऑफिस से छुट्टी के लिए आवेदन लगा दूंगा। ठीक है सोमित, तुम मंदिर पर पूरी तैयारी रखना, मैं कल आ जाऊंगा। अब रूपा मुस्कुरा करके बोली। सुरभि बस सबके कथन से सारे अंदाजे लगाए जा रही थी। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। सुरभि, अब ये शोक मनाना छोड़ो और आने वाली खुशियों की धमाक को सुनो। हम कल मिलते हैं मंदिर में। वो हंस करके एक भरपूर नजर उस पर डालता चला गया था। जा तैयार हो करके आ जा, मैं भी तब तक तैयार होती हूँ। हम बाजार जा करके तुम्हारे लिए कपड़े और गहने खरीदेंगे। रूपा उसे अंदर भेजते हुए भी मोहन के साथ चली गई थी। अब तो हमारे दिन रात खुशियां बरसा करके रहेंगी और हम लोग बहुत जल्द ही इस मोहल्ले के नामी अमीर में गिने जाएंगे, है ना मोहन? कमरे में घुसते ही रूपा उसके गले में बाहें डाले हंस करके बोली थी। हाँ मेरी रूपवती, अब देखना मैं 1 ही महीने में तेरे लिए क्या सब ला करके रख देता हूँ। चल अभी तू जा करके सुरभि के लिए 20-25 हजार के गहने ले आना और कुछ सेट शादी के कपड़े भी। आखिर वो मेरी बहन है, इतना तो देना ही होगा ना। वो उसे बिस्तर के लिए लिटा करके बोला था। दोनों कुछ देर बातों में उलझ गए थे। सुरभि कमरे में कपड़े बदल करके बैठी थी और सोच में डूबी थी। उसके कानों में गणेश जी की बातें गूंज रही थी। वो बहुत कंफ्यूज्ड हो रही थी, क्या वो सही कर रही है? पर सोमित के प्यार के आगे सब बातें कमजोर पड़ रही थी। दोपहर हो चुकी थी पर वो सुबह से यहीं बैठा था। आज उसने खाना भी वापस कर दिया था। वो जब से आया था तब से ऑफिस में बैठा मोबाइल में चोरी से सुरभि के खींचे फोटो सब देख रहा था। उसकी दुनिया रुक सी गई थी। आज सुरभि हमेशा के लिए उससे बहुत दूर चली जाने वाली थी। उसका कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। आकाश और शर्मा जी को भी वो अपने कमरे में आने से मना कर चुका था और अब गुम उसके फोटो को एकटक देख रहा था। उसे सुबह से मोहन का फोन आया था कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर बसेश्वर महादेव मंदिर आने और सुरभि की शादी में शामिल होने। वो हौसला नहीं कर रहा था कि वहाँ जाने का, पर वो जाना जरूर चाहता था। अपनी आंखों से सुरभि को दुल्हन के रूप में सजे देखने के लालच मात्र से वो वहां जाना चाहता था। वो काफी देर तक सोचता रहा, फिर उठ करके वॉशरूम गया था। उसने रत जगे आंखों की लाली को किसी को दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए फेस वॉश करके साफ कर लिया था। वो उठ करके लिफ्ट में घुस गया था। पापा आप घर चले जाइएगा, मैं आज लेट नाइट आऊँगा, एक दोस्त की शादी है। शादी बोलते समय उसका गला भर आया था। अपने प्यार को दूसरे के साथ देखना और उससे सदा के लिए दूर होने का एहसास उसके सीने को कचोट रहा था। क्या हुआ दारसिल, ज्यादा प्यारा दोस्त है क्या? अरे वो शादी कर रहा है, कोई सरहद पार नहीं जा रहा है जो तुम्हें दुख हो रहा है। पिता थे, बच्चे के आवाज से सुख दुख का अनुभव कर लेते थे। दारसिल फीकी मुस्कान से हंस दिया था। बस पापा, आज के बाद वो मुझसे दूर हो जाएगा ना, इसलिए बस। एनीवे, आप खा करके सो जाइएगा, मेरे इंतजार में पूरी रात जागने की जरूरत नहीं है। वो प्यार से बोलते हुए खड़ा हुआ था। ठीक से जाना बेटा, चौधरी जी भी मुस्कुरा करके बोले थे। वो बाहर चल दिया था। बसेश्वर मंदिर में सोमित ने अच्छा इंतजाम कर लिया था। उसके 4-5 दोस्त और उनकी फैमिली के साथ रूपा, मोहन और उसके 2 बच्चे थे। सारी व्यवस्था बहुत अच्छा था। शाम होने जा रही थी। छोटे से मंडप पर पुजारी जी के सामने बैठा सोमित मंत्र पढ़ रहा था। सारे लोग वहां दरी पर बैठे थे। दारसिल को देखते ही मोहन और रूपा उठ करके आए थे
आइए दारसेल सर बैठिए, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए तो बस ठीक हो जाएगा। मोहन चापलूसी से बोलता उसके लिए कुर्सी ले आया था, पर वो जूते उतार करके सबके साथ दरी पर ही जा बैठा था। मोहन और रूपा भी खिसिया करके वहीं बैठ गए थे। कन्या को लेकर के आइए, विवाह की विधि आरंभ किए जाएंगे। पुजारी जी की बात पर रूपा उठ करके मंदिर के एक कमरे में गई थी। दारसिल की आंखें झपकना ही भूल गई थी। मैरून कलर के जरी का भारी कामदार लहंगा और मैचिंग ज्वेलरी में मानो आसमान से उतर करके कोई परी आ रही थी। उसकी बड़ी कजरारी आंखें काजल और मस्खरे से सज करके और भी बड़ी कातिल हो गई थी। हाथों में भरे भरे लाठी के बीच बंधा झूमर हिल हिल करके दारसिल की धड़कनों को तेज करने लगा था। वो अब बेहद अफसोस करने लगा था अपने यहाँ आने के विचार पर। उसे सुरभि के इस रूप को देख करके खो देने का एहसास और भी रुलाने लगा था। आंसू के ढेर सारे बूंद बड़ी तेजी से उसकी आंखों से बहने लगे थे, जिसे उसने नजरें झुका करके पूछ लिया था। सुरभि ने एक नज़र सब पर डाला था। लोगों के बीच ग्रे कोट पहने दारसिल को देख करके उसे सुखद अनुभूति हुई थी। वो रूपा के हाथों को अपनी थामी बाजू से छुड़ा करके वहां चली आई थी। थैंक यू सर, आज आपके कारण ही मेरी जिंदगी में ये शुभ घड़ी आई है। मैं आपका ये एहसान नहीं भूल सकती। हौले से मुस्कुरा करके वो मंडप पर सोमित के बगल में जा बैठी थी। सोमित ने उसे भरपूर नजरों से देखा था, जिस पर वो शर्मा करके सर झुका दी थी। दारसिल का सीना चाक हो उठा था। उसकी आंखें नमकीन आंसुओं से लहर उठी थी। उससे अब देखा नहीं जाने वाला था। उसकी सुरभि अब सोमित की होने जा रही थी। वो उठ करके खड़ा हो गया था। अरे महाशय बैठ जाइए, विवाह पूर्ण होने के बाद जाइएगा। बीच में उठना अपशगुन होता है। पुजारी जी की बात पर वो मन मार करके बैठ गया था। अब वर वधू अपने हाथ आगे रख करिए। दोनों के हाथों पर पान सुपारी रख करके पुजारी जी ने संकल्प करवाया था। सोमित की आंखें तो बार बार मुड़ करके सुरभि पर ही जा रही थी। उनकी शादी के विधि शुरू हो गए थे। अब कन्या की भाभी गठबंधन कीजिए, बेदी घूमने का समय हो रहा है। रूपा खुशी से उठ करके वहां गई और सोमित के दुपट्टे से सुरभि के चुन्नी को बांधने लगी थी कि तभी धाए धाए दो हवाई फायरिंग करते हुए रंजन एक गाड़ी में पहुंच गया। उसके साथ उसके चारों पंटरों के अलावा गणेश जी भी साथ में थे। कोई अपने जगह से हिलेगा नहीं। नत्थू और महेश सोमित के पास जा कर के खड़े हो गए थे। सुरभि तो थरथराने लगी थी और सोमित तो अपने पापा को उनके साथ देख करके चकित रह गया था। मोहन और रूपा की भी हालत ठीक नहीं थी। उनका दिल भी सुपरफास्ट गति से दौड़ने लगा था। दारसिल शादी के विधि को न देखने के कारण फोन से खेलने लगा था। उसने तुरंत इंस्पेक्टर के मोबाइल पर मैसेज कर दिया था, अपने फोर्स के साथ बसेश्वर मंदिर आ जाइए, रंजन सोमित को मारने आया है। ये हीरो, तू यहाँ क्या कर रहा है? ला ये फोन मुझे दे। उसके छीनने से पहले दारसिल ने मोबाइल लॉक कर दिया था। मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं कहना है, तुम लोग चैन से बैठे रहो बस। रंजन सबसे बोलता मंडप की तरफ बढ़ा था। उसने लाल रंग की शेरवानी पहन रखी थी। उसके हाथों में पकड़ी बंदूक अब धुआं छोड़ रही थी। अपने लाल दांतों की नुमाइश करता वो हंस करके सोमित के सामने खड़ा हो गया था। कारे बबुआ, बड़ी जोश में दिख रहा है रे तू। तुमको पूरी दुनिया में हमारी सुरभि ही दिखी थी क्या, जो तुमको अपने बाप की सीधी भाषा भी समझ में नहीं आई? चलो हटो यहाँ से, ये जगह मेरी है। उसे हाथों से धकेलता वो वहाँ बैठने लगा था। ये जगह भी मेरी है और सुरभि भी मेरी है, तुम कुछ कर सकते हो? सोमित संभलते हुए रंजन के गले को अपने बाजुओं से दबाता गुस्से में बोला था। तुमने मेरी सुरभि के बारे में सोचा है? आज तुम्हें मार डालूंगा मैं। नत्थू और महेश ने उसे पीछे से खींचा था और लातों घूसे से ताबड़तोड़ मारना शुरू कर दिया था। वो अपने बचाव में चिल्लाने लगा था। रंजन आसन पर बैठ गया और पुजारी जी को शादी करवाने को बोला था। सुरभि वहां से भाग करके दारसिल के पास आ गई थी और रोते हुए बोली, सर मेरे सोमित को बचा लीजिए।
रंजन गुस्से से वहां आ करके उसे खींच करके ले जाने लगा था, पर दार्सिल ने उसे पीछे से उछल करके एक जोरदार पैरों की चोट दी थी। सुरभि का हाथ उसके हाथ से छूट गया। वो फिर दार्सिल के पीछे छुप गई थी। अब नागर और सुरेश उसे मारने आ गए थे, पर दार्सिल के धुआंधार मार के आगे सारे बेबस होकर के गिर पड़े थे। अब दार्सिल नत्थू और महेश को जा करके मारने लगा था। वो लोग सोमित को बुरी तरह से पीट रहे थे। उसके माथे और नाक से खून बह रहा था और वो बेहोश हो चुका था। गणेश जी वहां आ करके उसका सर गोद में ले करके रो रहे थे और सुरभि को कोसे जा रहे थे। सुरभि वहां बैठ करके फूट फूट करके रो रही थी। मोहन और सोमित के सारे दोस्त सहित पुजारी जी वहां से भाग करके मंदिर में छुप गए थे। अब गुंडे से लड़ना बुजदिलों के बस की बात तो होती नहीं है। अंकल आप चुप हो जाइए, हमें सोमित को हॉस्पिटल ले जाना होगा। आइए पकड़िए। वो आगे बढ़ करके सोमित को उठाने लगा था, तभी वो पांचों एक साथ उस पर हमला बोल दिए थे। दार्सिल एक साथ सबके मार को सह नहीं पा रहा था। वो कुछ देर में जोरदार मार की चोट से बेहोश हो करके गिर गया था। सुरभि रोती चिल्लाती दार्सिल के पास दौड़ती भागी थी, पर रंजन ने उसे पकड़ लिया था। तो उसके पास कहाँ जा रही है सुरभि? आज तो तुझसे शादी करके ही रहूंगा, चल मंडप पर। वो खींचते हुए उसे लाने लगा था। रंजन बेटा, मैं सोमित को लेकर के जाऊं? इसे अस्पताल ले जाना होगा। तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ ले आऊंगा तो तुम मेरे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। फिर तुम्हारे दोस्तों ने इतना क्यों मारा इसे? ये तो बेहोश हो गया है। गणेश जी रो रो करके बोल रहे थे और सुरभि अब अपना रोना भूल करके आश्चर्य से उनका मुंह देखे जा रही थी। मुझे ऐसे मत देखो सुरभि, कितना मना किया था तुम्हें और इसे, पर तुम दोनों नहीं माने। हार करके मुझे खुद रंजन को जा करके सारी बात बतानी पड़ी। इसने वादा किया था कि ये सोमित को कुछ नहीं करेगा, पर देखो इसकी क्या हालत हो गई है। वो रोते हुए सुरभि को बोल रहे थे, ये सब तेरी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ए बुढ़े, जा ले जा अपने बेटे को, ये उसकी हीरोगिरी के कारण हुआ है। मेरी सुरभि की कोई गलती नहीं है। अब मेरी शादी के शुभ मुहूर्त में ये टेसुआ बहाना बंद कर और चलता बन, वरना अभी और धुनूंगा तेरे बेटे को। रंजन गुस्से से बोला और चारों ओर देख करके चिल्लाया, रे पंडितवा कहाँ छुपा है? रे सामने आ, मेरी शादी करा दे, माला माल कर दूंगा, वरना गोलियों से भूंज दूंगा तुझे। नत्थू और महेश सोमित को उठा करके गणेश जी के लाए जीप में उसे लिटा दिए थे। वो ड्राइवर के साथ चले गए। कुछ देर बाद भी जब पुजारी बाहर नहीं आया तो उसके इशारे पर महेश मंदिर में गया था। साले भाई बुला रहे हैं और तू यहाँ कान माथे यानी बंद किए बैठा है? कान में गोबर ठूस रखा है क्या बे? चल उसकी शादी करा। वो धकेलते हुए उसे लेकर के बाहर आया था। अब दार्सिल होश में आने लगा था। उसने मंडप पर सुरभि को रोते रंजन के साथ बैठे देखा और पुजारी को मंत्र पढ़ते तो गुस्से में उछल करके खड़ा हो गया था। वहीं कोने में एक लकड़ी का बेंत रखा था, उसने उठाया और सबको मारना शुरू कर दिया। अरे भाई, ये साला तो पागल हो गया है, बचाओ हमें, मारो एक गोली इसको। नत्थू का सर फट गया था। वो रोते हुए बोल रहा था। रंजन सोचने लगा था, दार्सिल कोई सामान्य लड़का नहीं था। वो इस शहर का सबसे अमीर घर का बेटा था। अगर उसे वो मार डालता तो उसके बाप उसे बड़े से बड़े कोर्ट में ले जा करके सजा दिला करके रहेगा। ए हीरो रुक, अरे रुक जा। वो गोली ताने पास आया था, इसका लबर तो गया। अब तुझे क्या पड़ी है? तू भी अपने घर जा। अच्छा तेरा फोन मेरे पास है इसलिए गुस्सा रहा है, ये ले और घर जा करके तेरा बाप इंतजार कर रहा होगा। वो पॉकेट से उसका फोन दे करके बोला था। मैं क्या करूँगा? तुम जैसे गुंडों को मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी सेक्रेटरी है और वो यदि तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती है तो तू उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। तेरे लिए अच्छा होगा कि तू अपने घर जा। दार्सिल ने मोबाइल उसके हाथ से लेते हुए लाल भभूका हो करके कहा था। साले तुझे भी उस सोमित की तरह प्यार की बोली समझ में नहीं आती है ना? अब तो तू गया बेटा। उसने बंदूक के लाक को खोला था और ट्रिगर दबाने ही जा रहा था कि सुरभि अचानक से उठ करके उसे जोर से धक्का दे दी। रंजन मुंह के बल गिर पड़ा था। तू क्या भगवान है कि जो चाहेगा सब कर पा लेगा? तूने बहुतों को मारा है, तूने मेरे सोमित को घायल कर दिया है, तूने मेरे सर पर हाथ उठाया,
आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। बंदूक का निशाना उस पर लगाए वो गुस्से से चीखती आगे बढ़ी थी। रंजन पीछे खिसकता जा रहा था। नहीं सुरभि, ऐसा मत करो, गोली लोड है, चल जाएगी। हटाओ बंदूक, मैं चला जाता हूँ। तुझे जिससे शादी करनी है कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, पर ये हटा सामने से। आज अपनी मौत को सामने देख करके वो गिड़गिड़ा उठा था। सुरभि, ऐसा मत करो, इसको पुलिस सजा देगी जो यहाँ अब आने वाली है। लाओ बंदूक इधर दो। अब दारसिल परेशान हो करके उसके पास जा करके बोला था, पर वो कुछ नहीं सुन रही थी। रंजन के चारे पंटरों को होश उड़ गए थे पुलिस की बात सुन करके। सुरभि ने निशाना लगा करके टिगर दबा दिया था और तभी दारसिल ने उसका हाथ ऊपर उठा दिया था और बंदूक नीचे गिर गई थी, जिसे रंजन ने फिर उठा लिया था। सुरभि रोती नीचे बैठ गई और रंजन उठ करके फिर से उसके तरफ आने लगा था। ये क्या किया सर आपने? इसे मार करके मैं अपने सारे डर से मुक्त हो जाती, वो रोती हुई बोली थी। हलवा है क्या? रंजन को मार डालना, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं दारसिल। वो गुस्से से भड़कता उसका कॉलर पकड़ करके मारने ही जा रहा था कि वहां पर 4 पुलिस की जीप आकर के रुकी थी। रुक जाओ रंजन, पुलिस यहाँ आ चुकी है और अब तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। इंस्पेक्टर ने दारसिल को मैसेज दे करके बसेश्वर के पास के ही थाने में फोन करके पुलिस फोर्स भेज दिया था। वो लोग चारों तरफ से उसके साथियों सहित घेर करके हथकड़ी पहनाने लगे थे। दारसिल ने रंजन का ध्यान बटा देख करके बंदूक छीन लिया था। दारसिल, तू ये मत समझना कि तू जीत गया है। सुरभि बस मेरी है। मैं जल्दी ही जेल से वापस आ जाऊंगा और तेरी आंखों के सामने इससे शादी करूंगा। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं सुरभि। तूने मुझे मारने की कोशिश की है ना, तेरी जिंदगी मैं नर्क से भी बदतर बना दूंगा। वो चीखते हुए गालियां बोलने लगा था। इंस्पेक्टर उसे ले जाने लगा था। 1 मिनट इंस्पेक्टर, दारसिल रोकता उसके सामने आया था। क्या बोला तुमने? तू सुरभि से वापस आकर के शादी करेगा? हंस करके वो रंजन के क्रोध में घी डाल रहा था। पहली बार तो तू पहले की तरह आसानी से जेल से बाहर नहीं आ सकता है, और दूसरी बात कि सुरभि पर तेरी छाया भी मैं नहीं पड़ने दूंगा। क्यों? किस रिश्ते से तू उसकी रक्षा करेगा? उसके बुजदिल भाई में मेरा सामना करके हिम्मत नहीं है। इस बार तूने उसे नौकरी का लालच दे करके ये शादी करवाना चाहा ना, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। अब मेरा पहला मकसद इस सुरभि से शादी करके इसका गुमान तोड़ना होगा, और कोई भी माई का लाल मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। वो चीखते हुए सीना ठोंक करके बोला था। मैं रोकूंगा तेरा रास्ता, और किस हक से? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। वो तेजी से मंडप की तरफ बढ़ा था। मोहन और सारे मेहमान पुलिस को आया जान करके अब बाहर निकल आए थे। वो सब सांस रोके वहां हो रही गतिविधियां देख करके सन्न होते जा रहे थे। अब सब दारसिल के अनजाने कदम को दम साधे देख रहे थे। ये क्या करेगा? मोहन रूपा फुसफुसा करके बोली थी। चुप कर रूपा, रंजन सुन लेगा। वो डर करके दुबका बोला था। सबके मन में यही सवाल दौड़ने लगा था। दारसिल मंडप पर गया और सिंदूर का पूरा सिंदूर दानी उठा लाया था। सुरभि तो बैठी रो रो करके बेहाल हो गई थी। दारसिल ने उसका हाथ पकड़ करके उठाया था। वो चकित हो करके उसे देखने लगी थी। अपने दाएं हाथ में मुट्ठी भर करके सिंदूर उसने सुरभि की मांग में भर दिया था। वो बुत बन करके दम साधे दारसिल को देखती रही, फिर नीचे बैठ गई। अब उसका रोना बंद हो गया था। वो पत्थर की मूरत समान हो गई थी। नहीं, रंजन बहुत जोर से चिल्लाया था। ये तूने ठीक नहीं किया दारसिल, ये दांव तुम पर बेहद भारी पड़ेगा। मैं इसे तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा। ये सिर्फ मेरी है। आज, अभी और अब से ये मेरी पत्नी है। अब कभी तुम इसकी तरफ देखोगे तो मैं तेरी जान ले लूंगा, इसलिए जेल में ही इसे भूल जाना। वो गुस्से से बोलता इंस्पेक्टर से बोला, ले जाइए इंस्पेक्टर, इसकी गवाही इस बार मैं दूंगा और इसे सलाखों के पीछे लंबी छुट्टी पर भेज दूंगा। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मेरी सुरभि का हाथ मत लगाना दारसिल, तुम मेरे हाथों बुरी तरह मारे जाओगे। वो जाते जाते चिल्ला रहा था। 10 मिनट में सब लोग जा चुके थे सिवाय मोहन, रूपा और दोनों बच्चों के।
दारसिल ने मूर्ति बनी सुरभि का हाथ पकड़ा और अपनी गाड़ी में ले जा करके बैठा दिया। आप लोगों को घर जाना है तो आइए मेरी गाड़ी में, उस सर्द आवाज में बोलता गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा था। वो दोनों तेजी से पीछे भागे थे। आप लोगों का घर आ गया है, नीचे उतरिए। दारसिल ने सुरभि के घर के आगे गाड़ी रोकी थी। सारे रास्ते सब चुप होकर के बैठे थे। वो दोनों बच्चों को गोद में ले करके उतर गए थे। दारसिल गेट बंद करने लगा तो मोहन ने धीरे से कहा, और सुरभि का घर भी तो आ गया है सर। नहीं, अब ये आपकी सुरभि नहीं, आप दोनों अपनी सुरभि को खो चुके हैं, क्योंकि अपनी बहन और ननद को अकेले गुंडों के बीच छोड़ करके मंदिर में छुपने वाले भाई भाभी नहीं होते। ये सुरभि दारसिल चौधरी है, चौधरी खानदान की बहू, मेरी पत्नी। आप कल से आकर के ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं अपना वादा नहीं तोड़ता। पर आज से आपका सुरभि से कोई रिश्ता नहीं है, इससे मिलने बिल्कुल मत आइएगा। वो गुस्से से बोलता गाड़ी बढ़ा ले गया था। मोहन और रूपा का चेहरा लटक गया था। वो लोग अंदर चले गए। गेट कीपर पंकज ने गेट खोल दिया था। दारसिल गाड़ी रोके बैठा रहा था। सुरभि की आंखें खुली थी, पर वो अपनी हथेलियों को खोले कुछ देख रही थी। बीच बीच में उसके आंखों से मोती टूट करके गिर पड़ते थे। पंकज हैरान था। आज दारसिल भैया उतर क्यों नहीं रहे हैं? 10 मिनट के इंतजार के बाद वो गाड़ी के पास आ गया था। भैया नीचे तो आइए। सुरभि को दुल्हन बनी बैठा देख वो चुप हो गया था। पंकज, जा करके ललिता अम्मा बुला लाओ, वो थके स्वर में बोल करके सीट से टिक गया था। आओ दुल्हन, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ललिता आरती की थाली लिए आई थी। वो दरवाजा खोल करके उसकी आरती उतारी और खुश हो करके बोली थी। ये उसकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि सुरभि इस घर की बहू बने, जो आज पूरी हो गई थी। सारे नौकरों की फौज वहां क्षण भर में उपस्थित हो गई थी। सबके चेहरे खिले हुए थे। सुरभि 4 महीनों में सबको अच्छी लगने लगी थी। आज उसे इस घर की बहू बने देख करके सब बहुत खुश थे। जब वो सुरभि को अंदर ले करके गई तो दारसिल नहीं गया था, वो वहीं बैठा रह गया था। उसने रंजन की बातों के जवाब में ऐसा कर लिया था, पर अब वो सुरभि को मूर्तिवत बने उसके दुख को महसूस कर अफसोस करने लगा था। उसे उस समय यही एक रास्ता दिखा था, पर उसके आगे के परिणाम को वो सोच ही नहीं पाया था। चौधरी जी भी शोरगुल सुन करके उठ गए थे। वो सीढ़ियों के पास आए तो ललिता सुरभि को लाती दिखी थी। उसके पहनावे और भरी मांग देख करके चौधरी जी सब कुछ समझ गए थे। वो खुश हो करके नीचे आए थे, पर सुरभि का मुरझाया चेहरा बहुत कुछ गलत होने की गवाही दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू देख करके चौधरी जी का दिल तड़प उठा था। सुरभि बेटा, तुम ठीक तो हो ना? सर, वो बस इतना ही बोले थे कि सुरभि उनके गले लग करके बिलख उठी थी। आंसुओं का रहा सहा सोता यानी दरिया फूट करके बाहर निकलने को आतुर हो चला था। बेटा, अब तुम मुझे पापा कहो, मैं तुम्हारा पापा हूँ। उसका माथा सहलाते हुए बोले तो वो अपना चेहरा उठा करके उनका मुंह देखी और पापा कह करके फिर से रोने लगी थी। चलो सुबह में बात करेंगे बेटा, अभी आराम करो। कुछ देर रोने देने के बाद वो उसे ललिता के सहारे ले करके ऊपर दारसिल के कमरे में आए थे। ललिता, दूध ले करके आओ। चुप हो जाओ बेटी, अपने पापा की बातें नहीं मानोगी। वो प्यार से उसका सर सहला रहे थे। सुरभि धीरे धीरे चुप होने लगी थी। तब तक ललिता भी आ गई थी। लो दूध पी लो, फिर सो जाना। उसके हाथ से गिलास ले करके चौधरी जी खुद उसे पिलाने लगे। बहुत जिद पर वो आधा दूध पी पाई थी। चलो अब सो जाओ सुरभि, हम सुबह बात करते हैं। वो खुद से चादर उड़ा करके उसे सुला दिए थे और नाइट बल्ब जला करके ललिता के साथ बाहर आ गए थे। दारसिल, अंदर चलो बेटा। वो अब बाहर पोर्च में खुद दारसिल के पास गए थे तो वो उतर करके बाहर निकल आया था। उसका चोटिल चेहरा देख करके ललिता गर्म पानी करने भागी थी। चलो अब तुम भी सो जाओ, हम सुबह बात करते हैं। राजन ने उसके चोट को साफ करके दवा लगा दिया था और ललिता ने जबरदस्ती एक गिलास दूध पिला दिया। तब चौधरी जी बोले थे, पापा, मैं उससे प्यार करता था। उसे इतने कष्ट में देख करके उसे अकेला नहीं छोड़ सका और उस
परिस्थिति में शादी के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अपने मन में दबे सारे गिल्ट बहाते हुए बोला था। चौधरी जी ने उसे गले से लगा लिया और प्यार से सहलाने लगे थे। बेटा, तुमसे अच्छा जीवन साथी उसे कहीं नहीं मिल सकता था। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम उस सब के द्वारा सताई गई लड़की का दामन खुशियों से भर दोगे। अब तुम रोना बंद करो और सो जाओ। मुझे कल पूरी बात बताना। अभी बहुत रात हो गई है, मेरा आराम करना भी जरूरी है ना। वो मुस्कुरा करके बोले और सबको जाने को बोल करके खुद भी उसके साथ सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे थे। जाओ सो जाओ, मैं कल बात करता हूँ। वो बाहर से ही उसके दरवाजे पर खड़ा हो करके बोले और अपने कमरे में चले गए। दारसिल अंदर आया तो बिस्तर पर वो गठरी बनी सिमटी सी गहरी नींद में सो गई थी। वो चल करके सोफे पर जा करके लेट गया था। उसके मायूस चेहरे को ताकता उसके मन में एक खुशगवार सा एहसास जगा था। जिस दिन की चाह में मैं 2 रातों से सो नहीं पाया, पूरी 2 रात रोया हूँ ये सोच करके कि सुरभि अब मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। वही सुरभि मेरे बिस्तर पर मेरी दुल्हन बन करके लेटी है। वो मुस्कुरा उठा था। आंखों के गौसे अचानक से भीगने लगे थे। मैंने कोई गलती नहीं की सुरभि से शादी करके। सोमित के पापा कभी उसकी शादी अपने बेटे से नहीं होने देते। आज भी तो वही रंजन को लेकर के आ गए थे ना, और उस गुंडे के साथ शादी करके सुरभि की जिंदगी तो नर्क ही बनती। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। वो गुस्से से सोच रहा था। उसी समय सुरभि ने करवट ली थी। उसका भारी चुन्नी नीचे लटक गया था। वो उठा और आहिस्ता से उसकी चुनरी उठा करके उसके सर पर डाल दिया। अब ये मेरी पत्नी है, मिसेस सुरभि दारसिल चौधरी। मैं इसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भर दूंगा कि ये अपने सारे गम को भूल जाएगी। इसके एक एक जख्म पर अपने प्यार की मरहम लगाऊंगा। आज के बाद इसकी आंखों में एक भी दुख के आंसू नहीं आएंगे। ये मेरे सच्चे प्यार की जीत है। भगवान को भी यही मंजूर था। अब मैं तुम्हें खुद से एक पल भी दूर जाने नहीं दूंगा। सुरभि, तुम अब मेरी हो। उसके हसीन चेहरे को निहारता वो वापस सोफे पर जा करके लेट नींद की वादियों में सैर करने लगा था। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।